नमस्कार, वेलकम एट द सीन ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। आईटीजेई और नीट के तैयारी एस्पिरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग सीख रहे थे। आज ईएमडब्ल्यू की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो स्पेक्ट्रम है वो सीखना है। आज ही फाइनल लेक्चर होने जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग लेक्चर है। तो एक छोटा सा पॉइंट सीख लेते हैं, रेडिएशन प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी सीख लिए थे हम लोग, रेडिएशन प्रेशर सीखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। किसी सरफेस पर लाइट डाली जाए तो उस सरफेस पर प्रेशर पड़ता है, ये अजीब सी बात है, लेकिन बहुत नॉमिनल, बहुत ही हल्का सा कम होता है। फिर भी हम लोग थियरेटिकली इसकी वैल्यू एस्टिमेट करना चाहते हैं, कितना पास्कल या कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर एग्जर्ट होता है। टार्च जैसे जलाया जाए या सन रेज में सीधे धूप में रखा जाए तो उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस प्रेशर को एस्टिमेट करने वाले हैं। तो रेडिएशन प्रेशर का जो फार्मूला है वो इंटेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, यही है P = I/C। अगर सरफेस पूरी तरह से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो, और सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, लौटा दे रहा है, तब प्रेशर फार्मूला जस्ट डबल 2I/C होता है। फार्मूला हम लोग याद हो गया है, कैसे आता है वो एस्टिमेट करने वाले हैं। प्रेशर exerted by radiation on any surface या ऐसे कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड, थोड़ा घुमा करके डेफिनेशन लिखा जाए, फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन ऑन एनी सरफेस, यूनिट एरिया होना चाहिए, हैविंग यूनिट एरिया, इसी का नाम है नोन एज रेडिएशन प्रेशर। एकदम उसी तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये P = होता है इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। इंटेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट, या इसकी यूनिट आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में। आई क्या है? इंटेंसिटी। अच्छा, लाइट के ही केस में नहीं, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, सब रेडियो वेव सब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। फार्मूला यही है I/C, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या रेडिएशन लिख दीजिए। C क्या है? वही स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। ये कैसे आता है उसका जवाब, प्रूफ देखते हैं। सिस्टमेटिक डेरिवेशन, इसका प्रूफ लीजिए। तो पहला काम करना है, फोर्स एस्टिमेट करना है, फोर्स में एरिया से डिवीजन लेना, वही प्रेशर हो जाएगा। अब फोर्स निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्मॉल p लीनियर मोमेंटम है, यहाँ तो प्रेशर के लिए कैपिटल P आया है। लिखिए V नो photons of electromagnetic wave moves with
स्पीड ऑफ लाइट, यानी फोटॉन की स्पीड क्या होती है c, 3 × 10⁸। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम p = m × c, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट। m इंटू वी लिखने की आदत थी, आज v c हो गया है, m × c, ये मोमेंटम हुआ स्मॉल p। और आप जरा देखिए c एक c से और मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mc²/c। mc² आपके लिए एनर्जी होती है, एनर्जी बाई सी भी हो गया मोमेंटम। अगर चेंज लिखना चाहें, चेंज डेल्टा पी आप लिख सकते हैं डेल्टा ई बाई डेल्टा सी, नहीं केवल सी। चेंज एनर्जी में हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें चेंज वाला मार्क नहीं लगा रहे हैं। रेट निकाल लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर ही मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इधर हो जाएगा डेल्टा ई बाई सी और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से हम लोग डिवीजन ले रहे हैं दोनों साइड डेल्टा टी से। अब क्या होना है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी न्यूटन्स लॉ से फोर्स हो गया एफ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, या न्यूटन्स लॉ ही कह देंगे तब भी चलेगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो F इक्वल टू क्या, डी पी बाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हो गया आपके लिए, वही उठा के रख दीजिए, डेल्टा ई बाई सी इंटू डेल्टा टी, दिस विद इक्वेशन नंबर 1। इंटेंसिटी जान लीजिए हल्का सा, इंटेंसिटी यही लिख दीजिए वी नो पर। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, वी नो, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दो बार पर कह रहे हैं, एरिया और टाइम से डिवीजन होता है एनर्जी में, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वी नो intensity is defined as energy per unit area per unit time, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया ये लिख दे रहे हैं और पर यूनिट टाइम यानी डेल्टा टी। यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या यूनिट लिख दे रहे हैं, यूनिट क्या बनेगा आई का, जूल पर मीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, तो वाट पर मीटर का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी का। हालांकि यहाँ से डेल्टा ई बाई डेल्टा टी एस्टिमेट करने वाले हैं, तो यहाँ से जरूरी चीज़ को बाहर लीजिए, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपके लिए आई इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 में फीड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 से क्या लाभ मिल रहा है, फोर्स हो जाएगा डेल्टा ई बाई डेल्टा टी के प्लेस पर रखना है आई ए, बस, बाकी सी डिनोमिनेटर में है, आई इंटू ए और डिवाइडेड बाई सी, या एफ बाई ए लिख दीजिए, एफ बाई ए एरिया से डिवीजन, एरिया किस तरफ लीजिए आई बाई सी,
और ये बाई ये है क्या, दिस बी द प्रेशर, कैपिटल पी है, ये प्रेशर का फाइनल रिजल्ट आ गया आई बाई सी, आई बाई सी हो गया। दिस बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। देखिए ये आई बाई सी ये आपके लिए एनर्जी डेंसिटी भी है। इसको यूनिट के तौर पे देखिए, आई की यूनिट क्या आपने बताया, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और सी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर और पर सेकंड वाला सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या है जूल पर मीटर का क्यूब, यानी ये एनर्जी डेंसिटी की तरह क्वांटिटी है, एनर्जी डेंसिटी। इसको आल्सो प्रेशर का क्या फार्मूला है, आई बाई सी, ये इसको एस बाई सी भी लिख सकते हैं, ये इसको यू लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। यू बार लिख दे रहे हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। यस एक नया चेहरा है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, या कभी सोलर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कैपिटल एस है। इंटेंसिटी की तरह ये पॉइंटिंग वेक्टर भी है, ये इसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। अभी पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, कैपिटल एस और यू बार विद एवरेज एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी वही प्रेशर का फार्मूला है, या इंटेंसिटी पता हो तो इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट, या सोलर कांस्टेंट या पॉइंटिंग वेक्टर पता तो उसमें सी से डिवीजन, आई बाई सी या एस बाई सी या वही एनर्जी डेंसिटी होता है। नोट में ये फार्मूला कब के लिए सही है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, जब सरफेस पूरे रेडिएशन को अवशोषित कर ले जाए, सोख ले जाए। फॉर absorbing or non-reflecting surface, क्या फार्मूला आता है, जो आपने निकाला वही है, रेडिएशन प्रेशर का क्या फार्मूला, आई बाई सी या पॉइंटिंग वेक्टर या सोलर कांस्टेंट एस बाई सी या यही एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये फार्मूला है। दूसरा खास, ये तो डेरिवेशन की यही, फिर से नोट में लिख दिया, फॉर एब्जॉर्बिंग ना हो, रिफ्लेक्ट कर दे, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेडिएशन प्रेशर कितना, जस्ट डबल 2i बाई सी या 2s बाई सी या एनर्जी डेंसिटी का डबल 2u बार। u बार है क्या, u बार होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, टोटल एनर्जी डेंसिटी बस इतनी ही होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ये होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों का सम यही आता है, डेरिवेशन करवाया गया था तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट के स्क्वायर बाई म्यू नॉट आया था, और दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होते तो वही 1/4 1/4 को 1/2 कर दिया गया था।
ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी है? केवल इलेक्ट्रिक नहीं, टोटल एनर्जी डेंसिटी है। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन प्रेशर फार्मूला आ गया, सिंपल सा, आसान से सोचना है, I/C, और रिफ्लेक्टिंग लौटाने वाला सरफेस होगा जस्ट डबल 2I/C बस। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ EMW। प्रॉपर्टीज में यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं और ये नेचर में ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उसके परपेंडिकुलर वेव मूव करती है, वेव प्रोपगेट करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90-90 फ्रेम करते हैं। या वेलोसिटी ना कह करके प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is transverse in nature, that is electric field vector E vector E and vector B are vibrating perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of electromagnetic wave। पिक्चुरली दिखाना हो, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर है बी। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को दिखा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहा है, साइन का कर्व लिख चला है, सिनुसाइडल है ये। और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, हथेली पर, हाथ पर ऐसे बना रहे हैं, इस हाथ पर ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से बोर्ड के अंदर बाहर, बोर्ड के अंदर बाहर, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन है। याद रखिएगा, जब ये जीरो है मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, फिर ये इस तरह। इसको ब्रोकन लाइंस बना दें, नहीं तो क्लियर कम हो पाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला। ये बोर्ड के अंदर बाहर, एक दूसरे कट नहीं कर रहा है, बोर्ड के अंदर बाहर, प्लेन ही बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन बोर्ड हम लोग 2D है, काफी 2D है, तो इसलिए क्लियरिटी कम आ पा रही है। ये क्या है आपके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, E0 बोल रहे हैं, कैपिटल E0, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग B0 बोल रहे हैं, B0, और इस तरफ वेलोसिटी। यहाँ पर स्पीड किधर होगी? इसके लिए आसान सी टेक्निक है, E और B जिन दो एक्सिस के लॉन्ग होगी उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के लॉन्ग, देखिए Y एक्सिस के लॉन्ग है, ये Z एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये X एक्सिस के लॉन्ग वेव चल रही है, यही है। मैंने तीनों एक एक एक्सिस पकड़ करके अपना एंगेज किए रहते हैं।
लेकिन अब डायरेक्शन जैसे किस तरफ होगा, इसके आसान से रूल है, राइट हैंड कर रूल। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फिंगर को फैलाइए, मैग्नेटिक की तरफ कर्व कर लीजिए, तो जो थंब बचेगा वो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक वाई के लांग, मैग्नेटिक बी के लांग, ये जेड के लांग, तो ऐसे मोड़ लीजिए, थंब इधर जा रहा है। अगर उलट दें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाए, जेड एक्सिस के लांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो तब कर रूल लगाएंगे तो लेफ्ट साइड आएगा, यानी एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वेव चलेगी। इसका भी रूल है, किस तरफ वेव चलेगी, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ई इक्वल टू क्या लिख दें इक्वेशन के रूप में, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी इक्वल टू क्या लिख दें, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के आपके लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट है, जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी की डायरेक्शन बताता है के। यहाँ पर ट्रांसवर्स नेचर की मीनिंग क्या है, E इज परपेंडिकुलर टू B एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू V, और V के डायरेक्शन में K बताता है। वैक्यूम की बात है, फ्री स्पेस की, तो V नहीं तो C लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट C से चलेगा। वैसे जनरल में कोई वेलोसिटी नहीं, मीडियम रहेगा तो V लिखेंगे। E इज परपेंडिकुलर टू B and perpendicular to K. K with the propagation constant, small k है, small k, where K क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, नाम इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यह एक नाम और, 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा को एंगुलर वेव नंबर, यानी के का नाम प्रोपेगेशन कांस्टेंट के अलावा एक और जान गए हम लोग, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं के को। ये प्रॉपर्टीज का पहला वाला पॉइंट काफी दमदार था। सेकेंड पॉइंट, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेक्टर ई एंड वेक्टर बी, माने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही फेज में होते हैं, ये सबसे ऊंची बात है। 90 मत बोलिएगा, दोनों के प्रोपोगेट करने का एंगल 90 है, डायरेक्शन 90 है, लेकिन फेज सेम। फेज क्या है, एक ही साथ उठना बैठना करता, जब पहला जीरो ई जीरो तो उसी समय बी जीरो, ई मैक्सिमम तो उसी टाइम पर बी मैक्सिमम। प्लेन अलग अलग है, वो प्लेन के बीच में एंगल 90 है वाइब्रेशन के लिए, लेकिन उनका फेज सेम होता है, ये बात जान लीजिए। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एंड बी आर इन सेम फेज। चलो 90 बोलने का प्रयास करते हैं, तो 90 नहीं बोलना है, सेम फेज में होते हैं, यानी फेज डिफरेंस कितना, 0 होगा। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी का तीसरा, इन लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये वेक्टर ही लिखते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कामा इन क्रिएशन ऑफ सेंसेशन ऑफ सेंसेशन ऑन रेटिना। हम लोगों की आई की जो रेटिना है उस पर सेंसेशन यही क्रिएट कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को खुश होकर के हम लोग कभी कभार लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं, वो नाम केवल बोल रहे हैं, सेंसेशन ऑन रेटिना ऑफ आवर आई।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी वेक्टर की बात करें इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। लाइट वेक्टर, लाइट जो हम लोग आंखों से देखते हैं, ये किसका कमाल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों वेक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन मेनली पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पांसिबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं। 3 पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव always travels with the speed of light। हमेशा स्पीड ऑफ लाइट चलती है। कोई आपको बहकाने का प्रयास करे, बताइए सबसे तेज कौन चलता है? एक्सरे चलता है गामा रे, या एक्सरे चलता है कि अल्ट्रावायलेट, एक्सरे चलता है कि रेडियो। इस तरह से एक एक नाम फुट करिए लेकर पूछे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सी वेव तेज चलती है। आप कोई भी जवाब मत दीजिए, बताइए सभी सी से चलते हैं, या कोई मीडियम है तो सभी वी से चलेंगे, सभी साथ साथ चलते हैं। वेवलेंथ अलग अलग, फ्रिक्वेंसी अलग अलग, लेकिन स्पीड सबकी सेम रहती है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए 4th पॉइंट है ये। यानी C इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये लिख रहे हैं इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी के बारे में बात हो रहा है। ये होता है E बाई बी, फाइनली और निकाला जाता है 1/√r म्यू और E2 एप्सिलॉन होता है। ये और लिखना चाहें तो ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं, ओमेगा बाई के। अच्छा, ओमेगा क्या होता है? 2 πf होता है, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, और यहाँ लाइट के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए न्यू। और के क्या होता है? ओमेगा बाई के मीनिंग समझा रहे हैं आपको, स्पीड ही है, डरिए नहीं। और के क्या होता है? 2 बाई लैम्डा, बाई लैम्डा करें लैम्डा ऊपर पहुंच गया, 2 निपटा रहा। और ये क्या आ गया? न्यू इंटू लैम्डा। तो आपने फार्मूला एक पढ़ा होगा 9th में, v इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। चेंजिंग देख लीजिए, v वही है, बस एन की प्लेस पर न्यू लिखना है, न्यू लैम्डा। सही तो है, न्यू लैम्डा यानी वेलोसिटी की तरह। ओमेगा बाई के भी होता है, ओमेगा बाई के, ओमेगा विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के विद द एंगुलर वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या है? या इसे क्या बोल देते हैं? वैक्यूम, VACUUM। वैक्यूम में क्या हाल है? सी से चलेगा। वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो E0/V0, और वैक्यूम के लिए यहाँ म्यू और एप्सिलॉन नॉट में नॉट लगा देते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या आती है? 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू लेस देन 3 × 10⁸। मीडियम वाले में 3 × 10⁸ नहीं, 3 × 10 ज़्यादा नहीं, सबसे हाईएस्ट तो यही है फ्री स्पेस में, और यहाँ पर 3 × 10⁸ से कम होता है, ये जो भी है। फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा समझ लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन से अगर लिखना चाह रहे हैं, एन इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो है सी बाई वी। यहाँ से सी की वैल्यू ये उठा कर रखी, ये सी बाई जब वी करेंगे, ये वी में जो 1/रूट में म्यू एप्सिलॉन है तो ये पलट जाएगा, और ये नीचे ही पड़ा रह जाएगा, यानी म्यू एप्सिलॉन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अच्छे से सुधारें, इसको लिख सकते हैं म्यू आर और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला है। एप्सिलॉन आर से परिचित हैं आप, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के बोला जाता है इसी को। और म्यू आर क्या है? रिलेटिव, नाम लेना हो तो रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। म्यू आर किसके प्लेस पर? खुद ही देख लीजिए, म्यू बाई म्यू नॉट के प्लेस पर, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर। हो गया। वेयर एप्सिलॉन आर को ही कैपिटल के बोलते हैं, कैपिटल के। ये तो स्मॉल के था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, स्मॉल के क्या नाम है? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट है आपके लिए प्रॉपर्टी। वेव इंपीडेंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वेव इंपीडेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मीडियम में प्रोपोगेट करती है, एडवांस करती है, तो मीडियम उसको रोकने का प्रयास करता है। जो हिंड्रेंस, रुकावट डालता है, वही वेव इंपीडेंस है। और संयोग से इसकी वेव इंपीडेंस की यूनिट एग्जैक्टली ओम होती है। जैसे रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और सिंपली इंपीडेंस की हुआ करती थी। किस लेटर से? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। और इसकी वैल्यू होती है 376.8 ओम। एकदम एग्जैक्ट नंबर में याद रखिए, 376.8, 376.8 ओम होती है। या और सिंपल सा म्यू नॉट सी होता है। और सिंपल सा इसमें मान लीजिए कैलकुलेशन करना है, और सिंपल सा 120 पाई होता है, 120 पाई। 120 पाई ही याद रखिए, भी कम बन जाएगा। वेव इंपीडेंस क्या है? वेव इंपीडेंस देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की एच बोलते हैं। एच क्या है? बी बाई म्यू नॉट, ये है एच। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का रेशियो है, यानी ई बाई एच को बोलते हैं जेड। यूनिट एकदम ठीक ठाक ओम आती है, ई बाई एच को जेड बोलते हैं। इसी बात को लिखना है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। बी तो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी के नाम मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एच होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर में म्यू नॉट से डिवीजन लेने पे आता है। उसी बात को लिखना है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is called वेव इंपीडेंस। इसकी यूनिट क्या बनेगी? बिल्कुल वही जैसे रेजिस्टेंस को होता था, जेड इक्वल टू ई बाई एच।
क्या बनेगा, जेड का बोल रहे हैं ओम, यही सिंबल ओम ही होता है। इवेल्युएशन ऑफ जेड, वेव इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है। सिंस आज अभी अभी देखा गया डेफिनेशन E/H होता है, और H क्या है, H है, सेंटेंस पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर B में म्यू नॉट से डिवीजन लेकर। तो अब जेड का नया चेहरा क्या हो जाएगा, ये H की वैल्यू फीड कर दीजिए, जेड इक्वल टू हो जाएगा E/H, H की मीनिंग B/म्यू नॉट ऊपर चला गया, और गौर से देखिए E/B क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये जेड हो गया आपके लिए म्यू नॉट इंटू सी, ये फार्मूला भी आ गया, म्यू नॉट इंटू सी। अब सी की वैल्यू क्या पढ़े आज, सी की वैल्यू क्या जानते हैं, पुटिंग सी इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन रखिए जो भी पास में है, इन इक्वेशन 1 कैपिटल जेड आ जाएगा म्यू नॉट, और सी की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले म्यू नॉट को 2 बार अंडर रूट म्यू नॉट इंटू अंडर रूट म्यू नॉट लिखते हैं, और एक रूट म्यू नॉट का कैंसिलेशन हुआ, ये आ जाएगा आपके लिए एक रूट म्यू नॉट बचा रहेगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये भी आपके लिए जेड का फार्मूला है। म्यू नॉट की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए, और सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए। पुटिंग म्यू नॉट की वैल्यू याद है 4 पाई होता है इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, लेकिन म्यू नॉट पूछा है तो 4 पाई इधर ले, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये है। म्यू नॉट की वैल्यू है यहाँ, और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट लिख लीजिए मीटर पर एम्पियर के स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 में रखना है, ये इक्वेशन 1 वैल्यू रखिए, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू रखने समय 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और सी की वैल्यू बगल में म्यू नॉट इंटू सी 3 इंटू 10⁸ 10⁸ और 10⁻⁻7 कैंसिल होकर 10⁻1 आ जाएगा, और ये आपके लिए 4 और 3 जा 12 पाई और इंटू 10⁻1 मतलब 10 भाई हो गया 120 पाई आया, तो जेड इक्वल टू 120 पाई, या पाई की वैल्यू रख दीजिए 120 इंटू 3.14, ये आपके लिए आ जाएगा 376.8 ओम। ऑप्शन में 376.4 ओम लिखा जाए, 6 ओम लिखा है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए, एग्जैक्ट में लिखा है, कैलकुलेट किया है मैंने हम लोगों ने। ऑप्शन कभी थोड़ा दाएं बाएं दे दे तब भी इसी की इर्द गिर्द 376 पॉइंट समथिंग रहे तो उसी पर क्लिक करिएगा। ये आ गया एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। इन जनरल जेड के कई फार्मूले आ गए, इन जनरल जेड की कई वैल्यू E/H है, म्यू नॉट E, H की जगह B/म्यू नॉट लेंगे, म्यू नॉट E/B है, और
म्यू नॉट रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट है, और कुछ खुले मार्केट में बिना रूट के म्यू नॉट इंटू सी है, और 120 पाई। इतनी सारी वैल्यूज है, और एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू क्या है 376.8 ओम है। ये भी लिख लीजिए, ये सब फार्मूले के तौर पर है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू है जेड। ये हो गया वेव इम्पीडेंस के बारे में। लास्ट पॉइंट है छठा, थोड़ा सा छठा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर। इसको वेक्टर पी या वेक्टर एस, आगे इसी का नाम सोलर कांस्टेंट भी हो जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट, पहले ई को लिखना है, फिर बी को, फिर एच को लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। known as pointing vector or solar constant। यानी वेक्टर एस क्या लिख दें, ई क्रॉस एच, और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू आती है 1400 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती है, 1400 किलोवाट नहीं, वाट पर मीटर स्क्वायर, या किलोवाट लिखना तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 स्मॉल के मतलब किलो हो गया, वाट पर मीटर का स्क्वायर। ये एसआई में लिखना है 1400 हो जाए, किलो मतलब 1000, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए पॉइंटिंग वेक्टर अभी हम लोग सीखें, फ्री स्पेस की वैल्यू लेती है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है? जो बताता है उसके बताने को अगर आप कह देते हैं तो वो हो जाएगा पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग साइंटिस्ट नेम था। पॉइंटिंग थ्योरम क्या बताता है वही बताने चल रहे हैं। पॉइंटिंग वेक्टर जो यस है या वेक्टर पी है कैसे मिलता है, ई क्रॉस एच करने से। ये क्या बताता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी इंटेंसिटी की तरह है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही पॉइंटिंग वेक्टर रिवील करता है। दिस विद द पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर जो बताता है वही कह दीजिए। पॉइंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी केवल एस या मॉड ऑफ वेक्टर एस, ये चीज। रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
यही पॉइंटिंग थ्योरम है। यानी एस की यूनिट क्या बनेगी, पढ़ लीजिए। एस की यूनिट क्या बनेगी, ई क्रॉस एस करवाएं, एस की यूनिट क्या बनेगी, वाट पर मीटर स्क्वायर, या आराम से बोलना जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी नीचे एरिया नीचे टाइम ये रहता है। यानी यस या मॉड ऑफ ई क्रॉस एच ये है, और क्या आता है, एनर्जी एनर्जी को चलिए कैपिटल यू से लिख रहे हैं, कैपिटल यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, ई क्रॉस एच, ई और एच के बीच में एंगल 90 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन मॉड लिया जाता है तो केवल ए बी साइन हो जाता है। तो यहाँ ई एच साइन 90, ई एच साइन 90 मतलब केवल ई एच, इसका मतलब और अच्छे से लिखना हो तो ये जो मैग्नीट्यूड है मॉड वोड का चक्कर हटाया जाए, केवल ई इंटू एच आता है, ई इंटू एच, और ये आपके लिए एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम आता है। ये आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ई बाई एच क्या आता है, 376.8, ई बाई एच, ई बाई एच क्या है, यही जेड है, 376.8 ओम आता है, और ई इंटू एच क्या आता है, 1400 आता है, वाट पर मीटर का स्क्वायर आता है। याद रखिए, रेशियो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग डाटा है। यहां से चाहें तो ई और एच की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज के सभी पॉइंट थे, प्रॉपर्टीज समाप्त हुआ। एक पॉइंट आप चाहें तो और लिख सकते हैं, 7 पॉइंट प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और लास्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डबल डिफरेंशिएशन करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके लिए म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा ई का टाइम के रिस्पेक्ट। कहीं अलग से नहीं, बस उसी इक्वेशन निकाला गया है जो आपने इक्वेशन लिखा था, ई इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वहीं डिफरेंशिएट कर निकाला गया है। तो ये क्या है, ये आपके लिए स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है, वो भी नीचे। याद रखिए, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, तो ये फार्मूला देखिए, सी इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इस तरफ ले आए तो रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1 बाई सी, स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटेगा, इधर स्क्वायरिंग, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, डिनोमिनेटर में रहेगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिए, इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, यानी यही स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। ये चीज या फिर मैग्नेटिक के लिए भी बिल्कुल इसी पैटर्न लिख डालिए, डे बाई स्क्वायर बी बाई डे बा एक्स स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और डे बाई स्क्वायर बी बाई डे बाई टी स्क्वायर, ऐसा लिखिए। वेयर तुरंत पहचानिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, सी है, नहीं सी स्क्वायर, ये भी नहीं, 1 बाई सी का स्क्वायर, 1 बाई सी का स्क्वायर, ये हो गया। सारी प्रॉपर्टीज समझ गए हम लोग।
अब सीखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 0 से इन्फिनिटी तक की वेवलेंथ सभी को कंटेन करती है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी अपने गुण के बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, वेवलेंथ के रेंज के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी के रेंज के बेसिस पर इनको अलग अलग नाम से कॉल किया जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो 8 टाइप्स की हैं, 5 और ये 3, 8 तरह की। बुक वगैरह में 7 टाइप का, 7 से ही ज़्यादातर काम बन जाता है। तो टोटल 8 है, 8 को आप जानिए, बाकी 7, 6, 5, 4 जितना याद रहे उतना ही आप बताएंगे। ओवरऑल 8 होता है, 8 नाम हम गिना रहे हैं। कास्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल माने जो आंखों से दिखाई दे, और इसी को गांव देहात में लाइट बोल देते हैं, विजिबल रेडिएशन को, और इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, तमाम ऐसे हैं। इसमें घुला मिला दिया हमने, मिक्स कर दिया, पूरा खिचड़ी पका दिया। अब सिस्टमेटिक वेवलेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करने चल रहे हैं 8 को। पहले कास्मिक है, लास्ट एकदम रेडियो, सबसे छोटी कास्मिक, सबसे बड़ी रेडियो। बाकी विजिबल में लाइट वगैरह, विबग्योर वगैरह उसमें होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लोग 7 टाइप बोल देते हैं गलती से, उनको विबग्योर याद आने लगता है, वो तो लाइट फिर से 7 टाइप में कैटेगराइज। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोटल 8 टाइप के, 8 तरह। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का जनरेटर, सबसे बड़ा जनरेटर अपने सोलर सिस्टम का मालिक वही सूर्य है, सन। 8 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Having wavelength 0 to infinite. They are, कौन कौन से हैं? नाम याद करने का आसान टेक्निक है। एक बच्चा पहली बार मार्केट निकलता है फोटो खिंचवाने के लिए और गलती से पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के जो कंपाउंडर वगैरह रहते हैं उसके साथ मजाक करते हैं और कहते हैं बहुत सही जगह आए हो, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सुंदर सा फोटो निकाला जाता है, आइए। और उस बच्चे को ले जाते हैं डार्क रूम में और उसके ऊपर एक्सरे डाल देते हैं, उसका एक्सरे पूरा निकाल लेते हैं। और एक्सरे जब निकालते हैं तो वो बच्चा कहता है कि इतनी बड़ी फोटो कहाँ लगेगी। बच्चा उन लोगों के ऊपर हंसता है, मजाक उड़ाता है। वो लोग फिर समझ जाते हैं कि तो बच्चा बहुत चालाक निकला। इस बार बच्चे का मुस्कुराना उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। फिर से दोबारा ले जाते हैं उस बच्चे को लैब में और अब की बार उसके ऊपर एक्सरे नहीं, यूवी डाल देते हैं, अल्ट्रावायलेट। और अल्ट्रावायलेट का इफेक्ट है, कैंसरस इफेक्ट डालती है, कैंसर का प्रभाव जनरेट करती है, स्किन को झुलसा देती है, फफोले पैदा हो जाते हैं, दाने निकलने लगते हैं स्किन पर। तो यूवी डालने के बाद वो उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। यही है। उस बच्चे का नाम था चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता के ऊपर एक्सरे डाला गया, कुछ नहीं हुआ। एक्सरे डाला गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
फिर यूवी डाला गया, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट, यूवी डालते ही बीमार पड़ गया। ए मत खोजिएगा बीमार में, VIMR, यही है ट्रिक। चंदन गुप्ता को ऊपर एक्सरे डाला गया, कुछ नहीं हुआ, यूवी डाला गया, बीमार पड़ गया। C स्टैंड फॉर कॉस्मिक, G स्टैंड फॉर गामा, और X तो एक्सरे है, ये अल्ट्रावायलेट है, V भी द विजिबल, I इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है, R रेडियो वेव। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ गया। और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए, ये V को क्या बोलते हैं, विजिबल, जो आंखों से दिखाई दे, विजिबल, और इसी को क्या और बोल देते हैं, और दूसरा वाला नाम क्या है, लाइट। ये फर्दर 7 पार्ट में कैटेगराइज है, इसमें विबिग्योर में, विबिग्योर, इसकी वेवलेंथ इधर कहाँ से स्टार्ट है, 3900, 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, 7800, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है ये। अच्छा, इनकी वेवलेंथ एकदम शार्पली नहीं डिफाइन है कि अल्ट्रावायलेट के 3900 पे खत्म हो गए, यहाँ से 3900 स्टार्ट, ऐसे नहीं, मिक्सअप भी रहते हैं, मिले जुले भी रहते हैं, एकदम बाउंड्री एग्जैक्टली शार्पली नहीं डिफाइन है कि यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा। जैसे अल्ट्रावायलेट जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम तक है, लेकिन लाइट 3900 से दिखाई देना शुरू, इस तरह का मामला है इसमें। चलिए, ये हल्की हल्की जानकारी है, जरा इसमें देखिए, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड। याद रखिएगा, वायलेट से पहले जो आंखों से दिखाई देता है उस पर चर्चा हो रही है विबिग्योर में, वायलेट से पहले अल्ट्रावायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड, यही है। अब इनके बारे में कुछ समझना है, जैसे आप लिख लीजिए, फिर 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा जाए। कॉस्मिक ब्रह्मांड वाली किरणें हैं, अंतरिक्ष किरणें, और ये जो नाम लिखा गया है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक की, फिर गामा की, फिर एक्सरे, एनर्जी के घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया गया है, या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर से, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग है, एनर्जी की डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग ऑर्डर। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं कॉस्मिक। पहला है कॉस्मिक वेव या कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या है? कॉस्मिक के डिस्कवरर हैं हेस, 1912 में ये डिस्कवर किए, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट हैं, विक्टर हेस नाम है। विक्टर हेस इन, कहां से हैं, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। इन 1912, ये साइंटिस्ट की नेम है, इसके बारे में सब कुछ लिख रहे हैं। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट, ये डिस्कवर कैसे किया गया? ये विल्सन क्लाउड चैम्बर में डिस्कवर किया गया, विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर, इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ और यूज बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेवलेंथ 10⁻⁻14 मीटर तक होता है। वेवलेंथ रेंज इसका क्या है? 0 to 10⁻⁻14 मीटर। वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या फार्मूला लिखेंगे? c बाई लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट में ये लैम्डा से डिवीजन लेंगे, यानी क्या, इन्फिनिटी से, और c मतलब 3 × 10⁸, और इसमें 10⁻⁻14 से डिवीजन लेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻, ये ऐड हो जाएगा 22 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और यू जिसका सीखते हैं। इससे म्यू मेसान डेवलप किए जाते हैं, म्यू मेसान। और स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। टेल्स अबाउट स्पेस एंड यूनिवर्स। In the discovery of mesons, ये कॉस्मिक रे के बारे में था। ये साइंटिस्ट नेम है, कैसे डिस्कवर किया जाता है, किस मेथड से। वेवलेंथ मेन है, फ्रीक्वेंसी उसी का सब पार्ट है। c बाई कर दिया करें तो आ जाएगा। और यूज इंपॉर्टेंट है। गामा के बारे में सीखते हैं, कॉस्मिक का हो गया। गामा के डिस्कवरर हैं पी विलार्ड। गामा के डिस्कवरर हैं पी विलार्ड, पूरा नाम है पाउल विलार्ड, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। 1900 में 1900 में डिस्कवर किए थे। अच्छा, 1896 में ये हेनरी बेकुरल जी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किए थे। उसमें ये निकलता था, लेकिन नेमिंग क्लियर कट नहीं कर पाए थे, पहचानने में मुश्किल हुई थी। रेडियो एक्टिविटी खोज कर दिए थे डिस्कवरी, लेकिन एक्चुअल में जो पूरा श्रेय जाता है वो विलार्ड ही हो जाता है, पी विलार्ड, पाउल विलार्ड। डिस्कवर्ड बाय पाउल विलार्ड। A French scientist in 1900। यह नीचे लिख लेते हैं, हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरेल जी डिस्कवरी किए थे। हेनरी बेकुरेल ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी किए थे। डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में अल्फा बीटा गामा तीनों निकलते हैं। गामा निकला था, लेकिन पूरा मेन श्रेय
ये पाउल विलार्ड को जाता है। ये डिस्कवरी किए थे रेडियोएक्टिविटी की। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कई साइंटिस्ट लपट कर काम किए थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया, मास भी जे थॉमसन ने बताया, लेकिन चार्ज मिल्टन ने बताया था आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। चलिए वेवलेंथ रेंज देखिए जरा इसका। और डिस्कवर कहाँ से किया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी लेवल के चेंजिंग से। It can be produced by changing in nuclear energy levels and by radioactive disintegration. वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ देखिए एकदम शार्पली नहीं डिफाइन है कि जहां पर कॉस्मिक समाप्त हो वहीं से शुरू हो। संयोग से कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी कुछ पार्ट उसमें इंटरसेक्ट करता है, उसमें से लेकर के आता है। वेवलेंथ है इसका 1 × 10⁻14 मीटर टू 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम तक ये। और फ्रिक्वेंसी अब c/λ कर दीजिए आप। फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वेवलेंथ ही मेन है, फ्रिक्वेंसी तो उसी का सब पार्ट। c/, करेंगे 10⁻8 था, ये 22 हो जाएगा, 22 हर्ट्ज, और यहाँ 3 × रहेगा, और यहाँ 3 × 10⁻18 हो जाएगा, 18 हर्ट्ज। और इसका यूज क्या है? प्रॉपर्टीज है, हाई पेनेट्रेटिंग पावर है, लो आयनाइजिंग पावर है, आयनाइजेशन बहुत कम कर पाता है। इसका यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज होता है। जो कैंसर सेल होती हैं उसको समाप्त करने में। यूज है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पता लगाने में एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गामा के बारे में हो गया। अब थर्ड सीखते हैं हम लोग एक्सरे। एक्सरे के डिस्कवरर थे रांजन, प्रोफेसर रांटजेन। देखिए एक्सरे के डिस्कवरर रांटजेन थे, जर्मन फिजिसिस्ट, 1892 में डिस्कवरी किया। कैसे? फास्ट मूविंग हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को टंगस्टन से कोलाइड कराया, उस पर बम्बार्ड कराकर। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल है टंगस्टन, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक्सरे के प्रोडक्शन के मेथड को बोलते हैं इनवर्स ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा बोलते हैं एक्सरे का प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव मैच कराने के लिए याद रखिए, इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। बाद में एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर कूलीज, उन्होंने कूलीज ट्यूब द्वारा एक्सरे को प्रोड्यूस किया, उसकी इंटेंसिटी और उसकी एनर्जी को वेरी करने की भी तमाम सुविधाएं दी। चलिए, इसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, ये 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर। 3 इंटू 10⁸ मीटर का मतलब 300 मीटर तक, ये नहीं 300 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 से 300 एंगस्ट्रॉम तक। फ्रीक्वेंसी जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, c बाई वेवलेंथ करके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और ये 10 पावर हो जाएगा 11 ऐड हो जाएगा 19 यूनिट हर्ट्ज से कहाँ तक, और 3 इंटू 10⁸ में डिवीजन लेंगे तो 3 कैंसिल, 10⁻16 हो जाएगा 16 हर्ट्ज तक। ये एक्सरे के बारे में बात हो रहा है। ये वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका यूज कहाँ करते हैं, बोन जो हड्डियां हैं उसके फ्रैक्चर पॉइंट का पता लगाने के लिए एक्सरे का। मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। यूज यहां लिख लेते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगाने इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में, जैसे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर सामान की चेकिंग करने के लिए एक्सरे किया जाता है। ये एक्सरे की दो वैरायटी होती है, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे बॉडी के लिए, बोन के फ्रैक्चर पॉइंट पता लगाने के लिए, और हार्ड एक्सरे का मेटल के डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट एक्सरे की वेवलेंथ बड़ी होती है, हार्ड एक्सरे की वेवलेंथ स्मॉलर होती है। 0.1 से 4 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम तक ये हार्ड एक्सरे, और 4 एंगस्ट्रॉम से आगे सॉफ्ट एक्सरे। इन इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, ये इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में ये हो गया एक्सरे के बारे में। अभी 5 और बचे। अगला है आपके लिए अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजिबल। देखिए, अल्ट्रावायलेट के बारे में समय की बचत के लिए हम मैटर को पहले अच्छे से लिख दे रहे हैं, फिर उसके बारे में बता दे रहे हैं। इसकी डिस्कवरी जर्मनी के ही एक फिजिसिस्ट थे, रिटर। ये रिटर जी ने किया था 1801 में, और ये स्पार्क प्लग से, सन से, और हाई वोल्टेज डिस्चार्ज पर, गैस में हाई वोल्टेज डिस्चार्ज किया जाए उससे डेवलप होती है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत तगड़ा शो करती है, हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये शो करते हैं। इसका इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट का, और इसका जो वेवलेंथ रेंज है 10⁻⁸ मीटर, यानी 100 एंगस्ट्रॉम से
कहाँ तक, 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ये है, मीटर में ही लिख रहे हैं, ऐसा यूनिट में ही। और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सी बाई लैम्डा करते जाइए, सी बाई करेंगे तो 3 × 10⁻16 से 18 × 10⁻3/4 करेंगे तो 0.8 के आसपास आएगा। उसको सेट कर लिया, 80 × 10⁻14 हट जाएगा। यूज समझना जरूरी होता है। वाटर जो प्यूरिफाई किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, वो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ही उसके बैक्टीरिया को किल करते हैं। यूवी प्यूरिफायर आप लोग सुने होंगे। और ये राइटिंग सिग्नेचर, जो जाली दस्तावेज होते हैं फर्जी, उसकी चेकिंग के लिए, किसी के राइटिंग मिलान के लिए, इन सब के लिए भी यूवी का इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्ट्रावायलेट के बारे में था। अब हम लोग फिर पढ़ते हैं विजिबल, जिसको आंखों से देख सकते हैं, यानी लाइट, पांचवा। ये देखिए, विजिबल रेडिएशन, इसी को लाइट हम लोग बोल देते हैं। इसकी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक पहले से हम लोग याद किए हुए थे। उसी को मीटर में लिख रहे हैं, 3.9 × 10⁻7 मीटर से 78, 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होती है। फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए सी बाई, यही वेवलेंथ सी बाई, आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था 1665 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। ये और क्या क्या प्रभाव दिखाता है, ह्यूमन आई के लिए सेंसिटिव है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। मेन बातें लिख दी हैं, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, यूज। ये कभी कभार साइंटिस्ट नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए साइंटिस्ट नाम ही जिक्र कर दे रहे हैं। ये ईयर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट नेम, वेवलेंथ एंड यूज, बस इतना है। 5 हो गया है। और इसमें जो 7 टाइप के और कलर निकलते हैं विबग्योर लाइट में, उसकी भी वेवलेंथ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हम यहीं बगल में लिख दे रहे हैं। देखिए, लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, ये 7 कलर ये कंटेन करता है, 7 कलर हैं, जिसमें से केवल 6 कलर विजिबल होते हैं। इंडिगो और ब्लू में डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। अंतर, डिस्टिंग्विश मीन्स डिफरेंस क्रिएट करना, अंतर स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। 3900 से 7800 के बीच में ये वेवलेंथ का अरेंजमेंट है। 3900 से 4450, 4450 से 4650, केवल 200 एंगस्ट्रॉम का रेंज है वेवलेंथ का। और ये 4650 से 4920, 4920 से 5770, ये ग्रीन का है ये। और 5770 से 5970 ये येलो का है। और 5970 से 6220 ये ऑरेंज का है। और रेड का 6220 से 700, 7800 तक यही है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का रेंज देखिए रेड में है, रेड में, फिर यहाँ ब्लू में, रेड और ब्लू में। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3900 से 7800 बीच, डिफरेंट कलर वाइज लिखा गया है, इसको आप भी नोट कर लें। अब हम लोग सीखते हैं ये विजुअल हो गया है लाइट। अब इसके बाद इंफ्रारेड है, ये 6th है, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो अवरक्त विकिरण है, इसके डिस्कवर साइंटिस्ट हैं विलियम हर्शेल, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। 1800 में इन्होंने डिस्कवर किया। और ये जो अलाव हम लोग जलाते हैं, आग जला कर जो हाथ गर्म करने का आनंद लेते हैं, ठंडी में जो इस समय फ़ायदा ले रहे हैं, वो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का ही कमाल है। आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी इनविजिबली आप तक हीट को पहुंचाती है। इंफ्रारेड ही है। इसकी वेवलेंथ जहाँ तक
विजिबल लाइट का जो लास्ट था टर्मिनेशन था वहीं से स्टार्ट होता है 7 × 10⁻10 मीटर से 5 × 10⁻3 मीटर। 10⁻3 मीन्स mm मिली हो गया, 5 मिलीमीटर तक होती है, काफ़ी बड़ी है। और फ्रिक्वेंसी निकालना है c/λ, c/, करते जाइए मिल जाएगा। ये फोटोग्राफी में काम में आता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन के बेस पर जो कैमरे बनाए गए हैं, रात में भी वो फोटोग्राफ ले सकते हैं। कोहरा है, धुंध है, हेज है, उसके पार फोटोग्राफी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पौधों को गर्म करने के लिए, प्लांट्स को वार्म करने के लिए नर्सरी में यूज किया जाता है। ये है इंफ्रारेड के बारे में, इसको नोट कीजिए। ये देखिए 7th माइक्रोवेव है, इसको केलेस्ट्रॉन ट्यूब से डेवलप किया जा सकता है। केलेस्ट्रॉन ट्यूब डिवाइस का नाम है। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल जी, लेकिन इसको चेक करने वाले, वेरीफाई करने वाले साइंटिस्ट हर्ट जी। मैक्सवेल जी पहले इसको प्रेडिक्ट किया, बताया इन 1864, और 1888 में ये हर्ट जी ने इसको वेरीफाई किया लेबोरेटरी में। इसकी वेवलेंथ काफ़ी बड़ी होती है, माइक्रो की वेवलेंथ काफ़ी बड़ी है, ये 1 mm से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और फिर ये फ्रिक्वेंसी है। रडार और टेलीकम्युनिकेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो डोमेस्टिक एग्जाम्पल, घरेलू उदाहरण है, माइक्रोवेव ओवन, जो भोजन खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, फूड स्टफ को गर्म करने के लिए, पिज्ज़ा, बड़ा पाव, बर्गर, तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है माइक्रोवेव ओवन। और ये बहुत हाल की खोज है। ये तो देखिए माइक्रोवेव की डिस्कवरी काफ़ी पुरानी है, 1864। 1945 में, आज़ादी के 2 साल पहले, पर्सी स्पेंसर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया। लिख लीजिए। बेस्ट डोमेस्टिक एग्जाम्पल इज माइक्रोवेव ओवन। ओवन मीन्स भट्ठी। डिस्कवर्ड बाय पर्सी स्पेंसर। याद रखिएगा, जो लोग सर्च करते हैं तो पर्सी स्पेंसर का नाम देता है। तो माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उसकी डिस्कवरी मैक्सवेल जी ने किया, लेकिन माइक्रोवेव जो ओवन जो इसमें उपयोग में लाया जाता है उसकी डिस्कवरी पर्सी स्पेंसर ने किया। पर्सी स्पेंसर माइक्रोवेव ओवन बनाए, बाकी माइक्रोवेव जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया। पर्सी स्पेंसर इन 1945, ये काम की बात है। लास्ट सीखते हैं, अंतिम, माइक्रोवेव के बाद लास्ट सबसे लंबी किलोमीटर में जिसकी वेवलेंथ होती है, रेडियो वेव। उसका इस्तेमाल, रेडियो वेव का नाम ही है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल सिग्नल, यानी टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाला है रेडियो वेव का। इसका इस्तेमाल तो रडार टेक्नोलॉजी में होता है। रडार शार्ट नेम है, रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। देखिए लास्ट है रेडियो वेव, रेडियो तरंग। इसके डिस्कवरर जो साइंटिस्ट हैं वो मार्कोनी जी हैं, और मार्कोनी डिस्कवर करके रेडियो भी बना देते हैं। पुराना जो रेडियो है, मैनुअल पहले पुराना वाला, वो मार्कोनी ने बनाया।
पहले पहले। और मॉडर्न जो रेडियो है जो छोटे साइज के हैं वो ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी के बाद बना, उसको जेबी बार्डिन ने बनाया। बार्डिन ने मॉडर्न रेडियो बनाया, पुराना जो रेडियो था उसको मार्कोनी ने बनाया था, याद रखिएगा। तो मार्कोनी ने डिस्कवर किया, लेकिन हर्ट्ज चेक करने वाला काम किया करता था, वेरीफाई। हर्ट्ज ने वेरीफाई किया, इसको चेक किया, 1880 में चेक किया, बाकी 1865 में पहले ही बना, ये डिस्कवर कर दिए थे। और डिस्कवर करने के लिए वही ऑसिलेटिंग सर्किट जो एलसी सीरीज या पैरेलल सर्किट इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एलसी। तो ऑसिलेटिंग सर्किट से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी भाई, 10⁻⁻1 मीटर मीन्स सेंटीमीटर में बदला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 10 सेंटीमीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक, 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर लंबी लंबी, 10-10 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ वाली ये होती है। फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए। यूज क्या है, यूज वही रेडियो कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज पूरी तरह से एंड हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम लोग WPE वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन का रिमेनिंग पोर्शन सीखेंगे, जो लेक्चर अभी पेंडिंग में है। और एक और सीखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है, जिसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, लॉजिक गेट, ये सब। इसके बाद हम लोग WPE पर लौटेंगे। आज क्लास यहीं तक, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। खूब मन से एक बार आप पूरे मैटर को एक बार रिटन मोड में लिखते हुए आप पढ़ते चलें, पूरी बातें एक ही बार में तैयार हो जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था, जो रटने वाली बातें थी उसको भी हम लोग अच्छे से सीखें टेक्निकली। तो लेक्चर की क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए, खूब अच्छे से पढ़ करके पूरे मैटर को एग्जाम करके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।